अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वसता एशिया का एक ऐसा मुल्क जिसने हजारों साल की सल्तनतों को अपने अंदर समेट कर रखा हुआ है। एक ऐसा मुल्क कि जहां कभी मंगोलों ने अपनी ताकत के जौहर दिखाए तो कभी सिकंदर आजम ने वहां अपना सिक्का चलाया, लेकिन वहां के मकामी कबाइल के सामने कोई भी न ठहर सका। वसता एशिया का एक ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर है। जी हाँ, आज हम आपको लेकर चलेंगे ताजिकिस्तान की सैर पर। आज की इस वीडियो में हम आपको ताजिकिस्तान के लोगों की जिंदगी दिखाएंगे, उनके रसूम और रिवाज और उनका कल्चर दिखाएंगे। इस मुल्क की तारीख के बारे में बताएंगे और इसके बारे में ऐसे राज बताएंगे जो शायद आपने अब तक नहीं सुने होंगे। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस मुल्क का सरकारी नाम जमहूरिया ताजिकिस्तान है। ये वसता एशिया में वाकई बहुत ही अहम मुल्क है, जो चारों तरफ से खुश्की में घिरा हुआ है, यानी इसका समंदर से कोई भी किसी किस्म का राब्ता नहीं है। अगर इसकी सरहदों की बात करें तो इसकी सरहदें कई अहम मुल्कों से मिलती हैं। इसके जनूब में अफगानिस्तान, मगरिब में उज़्बेकिस्तान, शुमाल में किर्गिज़स्तान और मशरक में चीन की सरहद लगती है। और सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान इसके बिल्कुल करीब है। दोनों के दरमियान सिर्फ वाखान राहदारी आती है और पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान फासला सिर्फ 16 किलोमीटर है। अगर इस मुल्क के कुल रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा तकरीबन 1,43,100 मुरब्बा किलोमीटर है। और इसकी खास बात यह है कि इसका तकरीबन 93% हिस्सा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर मुश्तमिल है। 1% हिस्सा पानी से भरा हुआ है, जबकि सिर्फ 6% हिस्से पर आबादी रहती है। और रकबे के लिहाज से ये दुनिया के मुल्कों में 94वें नंबर पर आता है, जबकि वसता एशिया के ममालिक में यह सबसे छोटा है और 5वीं नंबर पर आता है। अगर आबादी की बात करें तो ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक इसकी कुल आबादी तकरीबन 11 मिलियन के करीब है और आबादी के लिहाज से यह दुनिया के मुल्कों में 88वें नंबर पर आता है, जबकि वसता एशियाई मुल्कों में यह आबादी के लिहाज से तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की कुल आबादी के तकरीबन 70% लोग देहातों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 30% लोग ही शहरों में आबाद हैं। अगर मजहब की बात करें तो ताजिकिस्तान में ज्यादातर लोग मुसलमान हैं, जिनमें अक्सरियत सुन्नी मुसलमानों की है। तकरीबन 95% आबादी इस्लाम से ताल्लुक रखती है। इसके अलावा तकरीबन 1.5% लोग मसीही हैं, जबकि बाकी दीगर मज़ाहिब के मानने वाले शामिल हैं। इस मुल्क की ज़मीन बहुत पुरानी है। यहाँ इंसान तकरीबन 4000 क़िब्ले मसीह से आबाद हैं। वक्त के साथ साथ इस इलाके पर कई बड़ी सल्तनतों ने हुकूमत की। एक ज़माने में ये बाख्तर की सल्तनत का हिस्सा था और बाद में सिकंदर आजम भी यहाँ तक पहुँचा और उसने अपनी फतह का झंडा गाड़ दिया। लेकिन ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा कि ये इलाका दोबारा मकामी कबाइल के हाथ में चला गया। फिर इस्लाम यहाँ पहुँचा और कोई भी ताकत इस्लामी सल्तनत का रास्ता न रोक सकी। अब्बासी दौर के आखिर में यहाँ एक अहम रियासत कायम हुई, जिसे सामानी सल्तनत कहा जाता है। इसी दौर में समरकंद और बुखारा जैसे शहर इल्म, सकाफत और तहजीब के बड़े मराकज़ बने, जहां से इल्म पूरी दुनिया में फैला। उसके बाद कुछ अरसे के लिए मंगोलों ने भी यहाँ कब्जा किया और फिर ये इलाका काफी अरसे तक बुखारा की सल्तनत का हिस्सा रहा। 19वीं सदी में रूसी सल्तनत ने वस्ती एशिया की तरफ पेशकदमी शुरू की और आखिरकार ताजिकिस्तान भी उसके कब्जे में आ गया। पहली जंग अजीम के बाद यहाँ के मुसलमानों ने रूस के खिलाफ एक बड़ी तहरीक चलाई, जिसे बसमाची तहरीक कहा जाता है। इस तहरीक ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिरकार रूसी फौज ने उस तहरीक को कुचल कर रख दिया और ताजिकिस्तान सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गया। सोवियत दौर में यहाँ मजहब, खास तौर पर इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचा। मसाजिद और मदारिस बंद कर दिए गए और लोगों को अपने मजहब पर अमल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा रूस ने दीगर वस्ती एशियाई मुल्कों के मुकाबले में ताजिकिस्तान पर कम तवज्जो दी, जिसकी वजह से यह मुल्क तालीम, सेहत और सनत में पीछे रह गया। फिर 1990 की दहाई में जब सोवियत यूनियन टूटने लगा तो ताजिकिस्तान ने भी आज़ादी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और तुर्की उन मुल्कों में शामिल थे जिन्होंने सबसे पहले उसकी आज़ादी को तस्लीम किया और 1992 में अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसे एक आज़ाद मुल्क मान लिया।
लेकिन आज़ादी के फौरन बाद ही मुल्क को एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। सिर्फ 1.5 साल के अंदर यहाँ एक खौफनाक खाना जंगी शुरू हो गई, जिसमें मुख्तलिफ गिरोह आपस में लड़ने लगे। इस जंग की वजह से बहुत नुकसान हुआ और मुल्क में रहने वाली गैर मुस्लिम आबादी, खास तौर पर रूसी और यहूदी लोग यहाँ से चले गए। 1992 में इंतखाबात हुए और इमाम अली रहमान इख्तदार में आए और आज तक वही इस मुल्क के हुक्मरान हैं। ज़बान की बात करें तो ताजिकिस्तान की सरकारी ज़बान ताजिक है, जो दरअसल फ़ारसी ज़बान की एक शक्ल है। अगर आप उर्दू या फ़ारसी जानते हैं तो आप ताजिक ज़बान को काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज भी आम गुफ्तगू और कारोबार में रूसी ज़बान बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। सन 2009 से पहले तो सरकारी कामों में भी रूसी ज़बान इस्तेमाल होती थी, लेकिन उसके बाद ताजिक ज़बान को मुकम्मल सरकारी हैसियत दे दी गई। दोस्तों, पाकिस्तान में भी काफ़ी तादाद में ताजिक लोग रहते हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 12 लाख के करीब बताई जाती है। उनमें से ज़्यादातर लोग ताजिकिस्तान की आज़ादी के बाद होने वाली खाना जंगी के दौरान पाकिस्तान आए थे। कुछ लोग हालात बेहतर होने पर वापस चले गए, लेकिन बहुत से लोग पाकिस्तान के शुमाली इलाकों जैसे चतराल और गिलगित में ही मुस्तकिल तौर पर आबाद हो गए। जब यह मुल्क रूसी इत्तेहाद से आज़ाद हुआ तो शुरू में यहाँ करेंसी के तौर पर रूसी रूबल इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में ताजिकिस्तान ने अपनी करेंसी मुतारिफ कराई। पहले उसे भी रूबल कहा जाता था, लेकिन अक्टूबर 2000 में उसका नाम बदलकर सामानी रख दिया गया। ये नाम ताजिक कौम के एक अजीम हुक्मरान इस्माइल सामानी के नाम पर रखा गया। ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे में उनका एक बहुत बड़ा मुजस्समा भी बनाया गया है, जबकि वो उज़्बेकिस्तान के तारीखी शहर बुखारा में मदफून हैं। उनका मज़ार सामानी मज़ार के नाम से जाना जाता है, जो आज भी दुनिया के कदीम तरीन इस्लामी फ़न तामीर के शाहकारों में शुमार होता है। इसकी ख़ास बात यह है कि ये 1000 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद आज तक अपनी असल हालत में मौजूद है। आज के वक्त में अगर हम ताजिकिस्तान की करेंसी की कदर देखें तो एक सामानी तकरीबन 29 पाकिस्तानी रुपए और तकरीबन 10 भारतीय रुपए के बराबर बनता है। ताजिकिस्तान का दारुल हुकूमत दोशंबे है, जो एक बहुत कदीम शहर है, जिसकी तारीख 5वीं सदी क़िबले मसीह तक जाती है। दोशंबे का नाम भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि दोशंबा फारसी ज़बान में सोमवार के दिन को कहते हैं। पुराने ज़माने में यहाँ सोमवार के दिन एक बड़ा बाजार लगता था और इसी वजह से इस शहर का नाम दोशंबे पड़ गया। आज ये शहर न सिर्फ दारुल हुकूमत है, बल्कि ताजिकिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है। तकरीबन 124 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ ये शहर आज तकरीबन 9 लाख लोगों का घर है। अगर आप इस शहर में जाएं तो आपको साफ सुथरी सड़कें, खूबसूरत पार्क्स और जदीद इमारतें देखने को मिलेंगी। खास तौर पर रोदगी पार्क बहुत मशहूर है, जहां लोग सैर करने आते हैं। इसके अलावा यहाँ दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा झंडा भी नस्ब है, जो इस शहर की पहचान बन चुका है। इस झंडे की ऊंचाई तकरीबन 165 मीटर है। जब इसे 2011 में लगाया गया था तो इस वक्त ये दुनिया का सबसे ऊंचा झंडा था। लेकिन 2021 में मिस्र ने अपने नए दारुल हुकूमत न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल में 201 मीटर ऊंचा दुनिया का सबसे बड़ा झंडा लगा दिया, जिसकी वजह से ताजिकिस्तान का यह झंडा दूसरे नंबर पर चला गया। दोशंबे के बाद मुल्क का दूसरा बड़ा शहर खजंद है, जहां तकरीबन 2 लाख अफराद रहते हैं और ये भी एक अहम तिजारती और सकाफती मरकज माना जाता है। ताजिकिस्तान में दोशंबे और खजंद के अलावा भी कई खूबसूरत और अहम शहर मौजूद हैं, जो अपनी तारीख, सकाफत और कुदरती हुस्न की वजह से जाने जाते हैं। कुलाब ताजिकिस्तान का एक कदीम और तारीखी शहर है, जो मुल्क के जुनूब में वाक़ है। यह शहर खास तौर पर अपनी पुरानी रिवायत और सकाफत के लिए मशहूर है। बाख्तर शहर ताजिकिस्तान के अहम तिजारती मराकज़ में से एक है और यहाँ ज़राअत और कारोबार काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है। खारोख एक बहुत खूबसूरत शहर है, जो पहाड़ों के दरमियान वाक़ है। ये पामीर के पहाड़ी इलाके में आता है और यहाँ का कुदरती हुस्न देखने वालों को हैरान कर देता है। पुंजकुनत को कदीम ताजिकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। ये शहर अपने कदीम खंडरात और तारीखी मकामात की वजह से मशहूर है, जहाँ से पुरानी तहजीब के आसार मिलते हैं। इस्तरोशन ताजिकिस्तान के कदीम तरीन शहरों में से एक है और यहाँ आज भी पुरानी तर्ज की इमारतें और बाजार मौजूद हैं। ताजिकिस्तान में सबसे बड़ा त्यौहार नौरोज़ है, जो बहार के आगाज़ पर मनाया जाता है। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, ख़ास खाने बनाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। ताजिकिस्तान में खेलों की दुनिया भी काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ कश्ती की एक ख़ास किस्म, जिसे कश्तीगिरी कहा जाता है, कौमी खेल की हैसियत रखती है।
इसके अलावा एक और मशहूर खेल भुसकशी है, जो देखने में पोलो जैसा लगता है, लेकिन इसमें गेंद की जगह एक मुर्दा बकरी इस्तेमाल की जाती है और खिलाड़ी घोड़ों पर सवार होकर उसे खास जगह तक ले जाने की कोशिश करते हैं। फुटबॉल भी यहाँ तेजी से मकबूल हो रहा है, जबकि रग्बी यूनियन भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बना रहा है। आज़ादी के बाद ताजिकिस्तान ने ओलंपिक्स में भी कामयाबियां हासिल की हैं। ताजिकिस्तान को अगर दरियाओं का मुल्क कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पानी बहुत ज्यादा है। इस मुल्क में 10 किलोमीटर से ज्यादा लंबे दरियाओं की तादाद 900 से भी ज्यादा है। इनमें से सबसे बड़ा दरिया पंज है, जिसकी लंबाई तकरीबन 528 किलोमीटर है। यही दरिया ताजिकिस्तान की बिजली पैदा करने का सबसे बड़ा जरिया है और मुस्तकबिल में यही बिजली पाकिस्तान जैसे मुल्कों को फराहम करने का मंसूबा भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ तकरीबन 20 बड़ी झीलें भी मौजूद हैं। ताजिकिस्तान अपनी खुराक का तकरीबन 50% हिस्सा बाहर से दरामद करता है। यहाँ के लोग रोजगार के लिए बड़ी तादाद में रूस जाते हैं और वहाँ से पैसे कमाकर अपने घर भेजते हैं, जो मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ ताजिकिस्तान की मईशत का बड़ा हिस्सा कपास की काश्त और एल्यूमिनियम की पैदावार पर मुश्तमिल है। इसके अलावा यहाँ फलों और सब्जियों की काश्त भी बड़े पैमाने पर की जाती है। इस मुल्क में सोने और चांदी के ज़खायर भी मौजूद हैं। दिलचस्प बात यह है कि वस्ती एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम प्लांट भी ताजिकिस्तान में ही मौजूद है, जो इस मुल्क की मईशत के लिए बहुत अहमियत रखता है। ज़राए नक्लो हमल की बात करें तो ताजिकिस्तान में कल 26 हवाई अड्डे हैं, जिनमें दुशंबे बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा सबसे अहम है। ज़्यादातर बैनुल अक़वामी परवाज़ें इसी हवाई अड्डे से चलती हैं। इसके अलावा खजंद हवाई अड्डा भी कुछ बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, खास तौर पर रूस से आने वाली परवाज़ों के लिए। इस मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन सोमोन एयर है, जो उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, रूस, चीन, तुर्की और दुबई जैसे मुल्कों के लिए परवाज़ें चलाती है। यहाँ रेलवे का निज़ाम भी मौजूद है। तकरीबन 680 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन ताजिकिस्तान को रूस, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और काज़ाकिस्तान से जोड़ती है। सड़कों की बात करें तो मुल्क में तकरीबन 27,000 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं, लेकिन देही इलाकों में अभी भी बहुत सी सड़कें कच्ची हैं। ताजिकिस्तान की तकरीबन 99% बिजली पानी से पैदा होती है। नोरेक डैम, जो उसी मुल्क में वाक़ है, दुनिया के बुलंद तरीन डैमों में शुमार होता है और इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। आज के वक्त में ताजिकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ बढ़ रहा है और गुर्बत भी कम होती जा रही है। इस तरक्की में सयाहत का बहुत बड़ा किरदार है। सिर्फ साल 2025 में ही 2 मिलियन से ज्यादा सयाह इस मुल्क की सैर के लिए आए और हुकूमत अब इस शोबे को मजीद बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से हैं तो आपको यहाँ जाने के लिए वीजा तो चाहिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आप घर बैठे सिर्फ $50 में आसानी से ए वीजा हासिल कर सकते हैं। ताजिकिस्तान अपनी गैस की ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा अपने पड़ोसी मुल्क उज़्बेकिस्तान से खरीदता है, क्योंकि उसके पास खुद इतने बड़े गैस के ज़खायर मौजूद नहीं हैं। यहाँ के लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में सब्ज़ चाय को बहुत ख़ास अहमियत हासिल है और यही इस मुल्क का कौमी मशरूब भी माना जाता है। अगर खानों की बात करें तो ताजिकिस्तान के खाने रूसी, अफ़गानी और उज़्बेक खानों से काफ़ी मिलते जुलते हैं, क्योंकि ये सब इलाके एक दूसरे के करीब हैं और उनकी सकाफत भी आपस में मिली हुई है। यहाँ की सबसे मशहूर और कौमी डिश पुलाव है। अगर आप ताजिकिस्तान घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ मैं आपको ऐसी जगहें बताता हूँ जिन्हें आपको ज़रूर देखना चाहिए। हिसार किला, ये ताजिकिस्तान की सबसे मशहूर और तारीखी जगहों में से एक है, जो दारुल हुकूमत दोशंबे से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर वाक़े है। यह किला सैकड़ों साल पुराना है और कहा जाता है कि इसकी बुनियाद तकरीबन 2500 साल पहले रखी गई थी। इस किले के इर्द गिर्द आपको पुराने मदरसे, मस्जिद के आसार और बाजार के खंडरात भी मिलेंगे, जो इस बात की निशानी है कि कभी यहाँ एक मुकम्मल और आबाद शहर हुआ करता था। नौरोज पैलेस, ये दारुल हुकूमत दोशंबे में वाक़े एक निहायत शानदार और खूबसूरत इमारत है, जिसे देखकर हर इंसान हैरान रह जाता है और ये दरअसल ताजिक सकाफत, फ़न और खूबसूरती का एक बेहतरीन नमूना है। ये महल ख़ास तौर पर कौमी तकरीबात, सरकारी इजलासों और बैनुल अक़वामी मेहमानों के इस्तकबाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर दाखिल हों तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी शाही महल में आ गए हों। वर्जूब वादी, ये जगह ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जन्नत है जो कुदरत, सुकून और ठंडी फ़ज़ा को पसंद करते हैं। ये वादी ऊंचे पहाड़ों के दरमियान वाक़े है
जहां से एक साफ शफाफ दरिया गुजरता है। घने दरख्त, ठंडी हवा और बहता हुआ पानी इस जगह को एक पुरसकून और दिलकश माहौल देते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा बहुत ही शानदार और दिलचस्प ताजिकिस्तान का सफर। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मुल्क के दिलचस्प सफर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।